Okay, so magnetic field at a point due to current carrying straight wire of finite length. This is first application of Biot-Savart law. First thing, what is Biot-Savart law? If this is any arbitrary wire carrying current I and this is point P, so magnetic field due to this arbitrary wire at point P is given by, उसके लिए Biot-Savart law apply करने के लिए we need to consider a small element on the current carrying wire. तो स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी को ज्वाइन करना है, वो डिस्टेंस आर लेना है। तो जो करंट एलिमेंट है और द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। अब स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डीबी। ओके, क्योंकि छोटा एलिमेंट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डीबी। So magnetic field at a point due to a current element is directly proportional to the current, is directly proportional to the small element, length of the small element is directly proportional to the sine of angle theta, ये वाला, and inversely proportional to the square of the distance. तो तीनों को कंबाइन करेंगे फिर बायोट-सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएगा, प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, इक्वलिटी साइन डाल दिया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है कांस्टेंट, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। सो दिस इज ए बेसिकली ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके, स्केलर फॉर्म में for Biot-Savart law. Okay, so this formula we are going to use to find out the magnetic field at a point due to current carrying straight wire, और जिसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट है। सो मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया और फाइनाइट लेंथ, उसको नाम दे दिया ए बी, कैरिंग करंट आई। ओके, फिर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट पी। ओके, सो बी से पॉइंट पी ज्वाइन किया, पी से ए, एंड पॉइंट्स मैंने कनेक्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम ऑन द वायर ए बी। सो दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट, if I want to find out the magnetic field at point P due to this whole wire, तो सबसे पहले हम एंगल नोट डाउन करेंगे। ये पूरा एंगल हम क्या एज्यूम करेंगे, फाई 1, और ये पूरा एंगल हम क्या नोट करेंगे, फाई 2। फिर बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है तो हमें करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने ले लिया जिसकी लेंथ है डीएल। ओके, तो ये यहाँ से ये पॉइंट और यहाँ से ये पॉइंट ज्वाइन करना है। अगर ये छोटा एलिमेंट है तो ये जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा, डी फाई। और ये पूरा एलिमेंट परपेंडिकुलर लाइन से कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे है। एनी डाउट, अंडरस्टूड द डायग्राम। अब दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेते हैं आर, और जो छोटा एलिमेंट है वो इट इज एट ए डिस्टेंस एक्स। अंडरस्टूड क्लियर। और जो स्मॉल एलिमेंट है उसको हम नाम देंगे, ओके, पी ले लिया मैंने, इसको देते क्यू, इसको देते आर। ओके, और इसमें बस एक ही कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एन ऑन आर पी। ड्रॉ perpendicular, draw qn perpendicular to rp. Okay, so from geometry of figure, if this is angle phi, तो इधर का भी जो एंगल आता है वो भी एंगल फाई होता है, ये वाला छोटा सा एंगल फाई, ये। ठीक है, अब डेरिवेशन को शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी निकालेंगे। dB is equal to, using Biot-Savart law, using Biot-Savart law, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square. Any doubt? अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे, ओके चलो, अगर मैग्नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप फॉर्मूले को देखोगे, जैसे डीएल की पोजीशन अलग अलग होगी तो ये जो एंगल फाई है वो भी वेरी करेगा और ये जो एक्स है वो भी वेरी करेगा, है ना। मैंने अगर डीएल यहाँ पे लिया होता तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक्स जो लिया है, एक्स वेरिएबल है ना, यहाँ पे आर नहीं आएगा, है ना। डीएल एलिमेंट जो है पॉइंट पी से कितने दूरी पे है, एक्स है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो अगर आप फॉर्मूले को देखोगे एक्स भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है ना। तो जैसे हम ऊपर नीचे करेंगे तो इधर का जो थीटा आएगा वो भी वेरिएबल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम, मीन्स बेसिकली ये एंगल हम लेना है, ये एंगल लेने वाले हैं हम थीटा। ओके, ये एंगल लेने वाले हैं हम थीटा। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। किसके लिए, डीएल के लिए सब्सटीट्यूशन, साइन थीटा के लिए सब्सटीट्यूशन और एक्स के लिए सब्सटीट्यूशन, क्योंकि तीन वेरिएबल है। डायरेक्टली मैं अगर इंटीग्रेशन लेता हूँ टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल हम इंटीग्रेशन में एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मुझे वो एक ही फंक्शन में आना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्या करूंगा, मैं छोटा वाला ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। ओके, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा छोटा एलिमेंट था, ये परपेंडिकुलर लाइन थी और ये ऐसा था, है ना, विच वॉज मेकिंग एंगल डी फाई। अब नाम दे देते हैं, ये है Q, ये है R, ये है N और ये मेरा पॉइंट P। समझ गए डायग्राम, इसमें ये एंगल डी फाई है और ये एंगल थीटा है। ओके, अब अगर हम ये देखेंगे, ये थीटा है, ये डीएल है और ये क्यूएन है। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो क्यूएन की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्यूएन की वैल्यू लाने के लिए, ये परपेंडिकुलर है, क्यूएन की वैल्यू लाने के लिए ये एंगल थीटा है, थीटा की कौन सी साइड हुई है, अपोजिट। सो विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, और ये छोटा एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्यूएन अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, आर क्यू होगा, विच इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन आर क्यू है हमारा डीएल। तो क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, डीएल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, हम इस वाले ट्राइंगल को एज्यूम करते हैं, इन ट्राइंगल क्यू एन पी, बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, सो हमें पता है डी फाई इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन क्यू एक्स। सिंस डी फाई इज वेरी स्मॉल, सिंस yes, since d phi is very small, tan d phi equivalent to d phi equal to अपोजिट, ये 90 डिग्री हुआ, अपोजिट अपॉन tan d phi equivalent to d phi, और sin d phi भी equivalent to क्या हो सकता है, d phi हो सकता है ना। तो डी फाई की बेसिकली वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा tan थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा होता है। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट। तो डी फाई क्या होगा फिर, साइन डी फाई को अगर लेते हैं क्यू एन अपॉन एक्स, क्यू एन अपॉन एक्स, तो क्यू एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स डी फाई, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखेंगे, क्यू एन, तो राइट हैंड साइड शुड बी ऑल्सो इक्वल। सो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या होगा, डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डी फाई, इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने डीएल साइन थीटा के लिए सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लिया। अब नीचे वाले ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। अब अगर फिर से इसी वाले इक्वेशन को देखेंगे तो एक्स भी फिर से वेरिएबल है, तो मुझे एक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन चाहिए वापस। तो मैंने क्या किया, नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो एज्यूम किया। सो इन ट्राइंगल क्यू एम पी, क्यू एम पी, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये आर है और ये फाई है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कौन सा एंगल, साइन या कॉस, ये एडजेसेंट साइड है, ये अब हाइपोटेन्यूस है तो हम cos फाई लेंगे। cos फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट इज r अपॉन हाइपोटेन्यूस इज x, तो x की वैल्यू क्या होगी, r अपॉन cos फाई। अब ये कांस्टेंट है क्या, तो आंसर है हाँ, करेक्ट है, r कांस्टेंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कभी चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने इक्वेशन दे दिया 4। ठीक है, तो x के लिए भी सब्स्टिट्यूशन मैंने लाया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 1 दिया, ओके चलो इसको स्टार कर देते हैं। यूजिंग 3 एंड 4 इन इक्वेशन स्टार। ओके, इसको स्टार कर दिया मैंने। तो डीबी की वैल्यू क्या आ गई, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
डीएल साइन थीटा को क्या लिखेंगे, डीएल साइन थीटा को एक्स डी फाई और एक्स स्क्वायर है ना, तो एक एक्स और एक एक्स कट हो गया, सही है। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी फाई अपॉन एक्स, अब एक्स की वैल्यू पता है, आर अपॉन कॉस फाई, है ना। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस फाई ऊपर और आर नीचे और डी फाई एज इट इज। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन, अब अगर आप देखोगे म्यू नॉट आई 4 पाई आर कांस्टेंट है, बस एक ही वेरिएबल है अभी फंक्शन डी फाई कॉस फाई, ओके। सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to integration of mu naught I upon 4 pi r cos phi d phi। लिमिट्स क्या होंगे इसके, पाई पाई है, पाई के लिमिट्स कहां से देखो, पाई 1 से पाई 2, पर ये क्या हो रहा है, ये एंगल उल्टा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है इसी वजह से नेगेटिव होगा और ऊपर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो -φ1 टू +φ2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। सो b इज इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर निकाला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई -φ1 टू +φ2। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई क्या होगा, माइनस साइन फाई ना, करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, ओके, प्लस या माइनस, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन, करेक्ट। तो क्या होगा, साइन फाई होगा, लिमिट्स क्या आएंगे, -φ1 टू +φ2। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, साइन ऑफ फाई 2 माइनस साइन ऑफ -φ1, है ना। अब हमें क्या पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ फाई 2 माइनस साइन फाई 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो फॉर्मूला बन गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, ये फॉर्मूला हो गया। ये कौन सी वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए, ये कौन सी वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए। इन्फानाइट वायर के लिए, जब इन्फानाइट वायर होगी, नीचे डॉट डॉट डॉट, ऊपर डॉट डॉट डॉट, पॉइंट पी ले लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर से एंगल होता है φ1 और φ2। अब ये φ1 और φ2 कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक ना, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, करेक्ट। इसका मतलब φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन 90 हमें पता है 1 होता है, तो 1 + 1 क्या होगा 2, 1 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2। सो फॉर्मूला बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू 2। सो b इज इक्वल टू, आखिर में आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, यही फॉर्मूला निकाला था। अंडरस्टूड द होल डेरिवेशन।